साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज जमुना किनारे दिल्ली से बात करेंगे भाई ओंकार तिवारी जी के साथ हम। सिविल मिलिट्री ड्रेन ये दिल्ली के शायद साउथ दिल्ली से आके जमुना में मिला करती थी पहले से। इस समय के एलजी दिल्ली के आके उन्होंने ओंकार तिवारी जी से कहा कितनी जल्दी इस गंदे पानी को रोक के साफ करके फिर जमुना में मिलाने की कवायद में हिस्सा बन सकते हो। आज उसी पे बात करेंगे। इनके पर्यावरण को बचाने की कवायद किस तरीके से, कितनी मजबूती से है, इस पे बात करेंगे। ओंकार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है पूरी तरह से और हम देख पा रहे हैं ये है अर्बन प्योर। इसे और जगह प्रयोग आपने किया है देश के तमाम हिस्सों में। पानी को ट्रीट करने की कवायद आपकी सालों से चल रही है। दिल्ली में ये प्रयोग बिल्कुल, जबकि सरकारें बनी और बिगड़ी इसी लेवल पे है, इसी बेस पे है। आम आदमी पार्टी की विदाई ही जमुना की सफाई के नाम पे हुई है। अब कैसे बदला और एक बैग आपके यहाँ कैसे ये मैसेज आता है, उस पर आप कैसे, पहले उसका जिक्र मैं चाहूँगा करें। तो पंकज जी पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। वैसे मैं अपने करियर के बारे में थोड़ा सा पीछे से ले जाता हूँ। पीछे ले जाऊँ, पूरा आप जानना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले करीब 20 साल तो करीब हो गया, 20-25 साल हो गए करीब जब मैं पहली बार दिल्ली आया। अच्छा। और दिल्ली आया तो सौभाग्य से मुझे एक ऐसे कंपनी में काम करने का मौका मिला जो पर्यावरण पे काम करती थी। वो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी और जो कि रेन वाटर मैनेजमेंट पे काम करती थी। सौभाग्य मिला, मैं वहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी बन गया। मैनेजमेंट ट्रेनी तो शुरुआत के दिनों में होता है, आप समझते हैं, बिजनेस के गुण सीखते हैं, कैसे चलती है कंपनी, क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या सॉल्यूशन होते हैं, उन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। रेन वाटर मैनेजमेंट में उनके साथ मिलके मैंने अच्छा काम सीखा। करीब 10 साल तक लगातार हमने काम किया। और फॉर्चुनेटली हम लोगों ने जो एक तो ऑस्ट्रेलियन सोल्यूशन था ही था, उसी दौरान हम जर्मन सोल्यूशन, जापानीज सोल्यूशन कैसे करते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं वो देश डेवलप हैं और हम अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं, इसमें फ़र्क क्या है और उस फ़र्क को गैप कैसे भरा जा सकता है। डेवलप कुछ अगर इस्तेमाल कर रहा तो उसको अगर हम इस्तेमाल करने लगे तो हम भी शायद डेवलप होंगे। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। उस कंपनी के साथ वो काम सीखा। फिर धीरे धीरे लगा कि पानी के और भी बहुत बड़ा आयाम है। पानी देखने में छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन आप आदमी के जीवन को सबसे ज़्यादा पानी छूता है कॉमर्शियल ग्रेड पर अगर कहा जाए तो। पीने के लिए भी रोज़ पानी चाहिए आपको, और पीते हैं जब तो मैला पानी हो जाता है, उसको भी ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। तो अगर एक शहर के स्केल पर अगर आप देखेंगे तो एक शहर अगर 3 करोड़ की आबादी का है तो 3 करोड़ की आबादी इंटू 125 लीटर पानी अगर पकड़ते हैं आप, तो मोटा 300 से 400 करोड़ लीटर पानी पीने के लिए आपको सरकार जनता को देना है। बिल्कुल, डेली और डेली देना है। और ये 400 करोड़ लीटर पानी की उपलब्धता आप देखेंगे, आपको जान के मज़ेदार लगेगा, आश्चर्य भी हो सकता है कि सिर्फ दिल्ली को पीने के लिए, पानी के लिए पूरा उत्तराखंड से सप्लाई आती है, उत्तर प्रदेश से आती है, पंजाब से आती है। इन 3-4 राज्यों से बहुत बड़े डैम परियोजनाओं से पानी को आगे लाया जाता है बिल्कुल। और लाने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करना। तो आप एक विजुअलाइजेशन कीजिए कि अगर मान लीजिए कि 4 ट्रीटमेंट प्लांट है और 100 करोड़ लीटर एक प्लांट पे पानी आ रहा है। 100 करोड़ लीटर पानी को हैंडल करने का अपने आप में बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। और पहले इन तरह के कामों में सिर्फ विदेशी कंपनियां होती थी जो कि मतलब हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट करती थी और पानी ट्रीट होता था। और पानी जो ट्रीट होगा तो हर घर तक पहुंचाना हो, तो हर घर तक पाइप पहुंचेगा। अगर तो पाइप की भी श्रृंखला शुरू होगी, पहले 1 मीटर का होगा, फिर नीचे आधा मीटर, फिर उसके छोटा और छोटा, हमारे घर तक जो पहुंचता है 1 इंच का पानी पहुंचता है। हाँ, अपन दिल्ली में देखते हैं जाल से बिछी होती पाइप की। बिल्कुल ठीक है। तो आप देखेंगे कि दिल्ली को पानी पहुंचाने का खर्चा अगर खाली आप जोड़ना चाहेंगे तो वो कुछ कितने हजारों करोड़ में जाएगा। बिल्कुल। अब पीने का पानी तो पहुंच गया घरों में, आपके और हमारे घरों में पहुंच गया। एक आदमी पे 125 लीटर से 130 लीटर सरकार पहुंचाती है। और 5 लोगों की भी आबादी अगर है तो 525 लीटर एक आदमी घर पहुंचा। लेकिन उसमें का सिर्फ आप 10 से 20% इस्तेमाल करते हैं, जो गायब होता है पानी। एक तरह से कहा जाए 4 लीटर आप पानी पीते हैं, फिर और सब चीज़ों में जो इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, सब कुछ ही फिर वापस चला जाता है, जिसको फिर मैनेज करने की जरूरत है। तो फिर हर घर से एक मैले पानी का लाइन शुरुआत होती है, जो 4 इंच से शुरू होगी, फिर 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, फिर बड़ा 1 मीटर 1.5 मीटर का पाइपलाइन बनेगा। और उसको फिर पानी को पहले लिफ्ट करोगे आप पंपिंग स्टेशन के जरिए, और फिर बड़े बड़े
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र हाँ, के जरिए हमने दिल्ली में देखा भी है, कई पंप हाउस जगहों पे कॉलोनीज में बने होते हैं, उनको एक नाले में बनाया जाता है पानी को बढ़ा के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप देखेंगे तो ये अपने आप में लाखों करोड़ का व्यवसाय है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक साल में नहीं हुआ है, पिछले 30 सालों 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। और जो अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर, यही नहीं, दुनिया का हर देशों में जाएंगे, हर जगह आपको लगेगा अंडर कैपेसिटी हूँ मैं, क्योंकि शहरों का ग्रोथ जो हो रहा है पिछले 20-30 सालों में और बहुत ज़्यादा रैपिड रहा है। तो हमेशा ही आप शॉर्ट ऑफ रहते हैं कि अगर आपको सरकार को सप्लाई करना है 10 लाख लीटर पानी, तो आपको उपलब्धता 8 ही लाख है। तो आप क्या करते हैं, भूजल में फिर जाते हैं और भूजल भी बहुत सारा निकालते हैं। तो दिल्ली के अंदर भूजल का जो इस्तेमाल है ऑलमोस्ट 30% है। पूरे दिल्ली के पानी के सप्लाई का हम इन 3 राज्यों से भी नहीं पूरा कर पाते, तो भूजल निकाल लेते हैं, दोहन करते हैं। तो दोहन करते हैं भूजल का, जो कि एक बड़ा ही मतलब टेक्निकली और प्रैक्टिकली तो ठीक चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसको लाखों साल तक बचाए रखा, उसका बहुत ही मिनिमम यूज़ करके अपने को संजोए रखा। अब आप दोहन कर रहे, तो दिल्ली का अगर मोटा मोटा एवरेज देखा जाए, मैं किसी बुजुर्ग को पकड़ लूँ दिल्ली का, पूछूं कि आप जब दिल्ली में थे आज से 60 साल से पहले, 17 साल पहले, तो कुएं कितने गहरे दिखते थे, या बोरवेल हुए 30 साल पहले तो कितने गहरे थे, तो कहेंगे 10 मीटर 5 मीटर, ऐसे आपको उत्तर मिलेंगे। हाँ, अब आज के किसी से जाके पूछ लीजिए, किसी बोर वाले को फोन करिए और कहिए कि हमको बोर करना है जी साउथ दिल्ली में, तो कहेगा भाई साहब 300 मीटर बोर करना पड़ेगा आपको। तो आप देखें कि हमने जो यात्रा शुरू की 10 मीटर से वो 300 मीटर पे चले गए। तो ये भयावह है स्थिति एक तरह से, क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं होता रिसोर्स। 300 मीटर है, शायद 600 मीटर जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा। अभी तो प्रकृति हमारे ऊपर बहुत मेहरबान रही है, कुछ दिनों से मानसून बहुत रेगुलर रहा है, लेकिन सभ्यताओं को उजड़ते देखा गया है। दिल्ली से भी मोहम्मद बिन तुगलक उजड़ के गया था, दौलताबाद, उसके पीछे पानी भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। पानी की उपलब्धता नहीं थी। पूरे बंगाल का अकाल के पीछे मुख्य कारण तो पानी था। अकाल जब आता है तो उसमें सबसे पहला पानी जो होता है आपसे दूर चला जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए पहले से आपको संजो के पानी रखना जरूरी होता है। अगर आपने संजो के नहीं रखा तो वो उपलब्धता नहीं रहेगी और फिर वो स्थितियां आएंगी जो कि हम सबको प्रिय नहीं है। अच्छी बात है। तो ये पानी वेस्टेज वाटर जो होते हैं वो हम फेंकते हैं जमुना में ले आके, और जमुना बाहर ले जाती है दिल्ली के बाहर। आप उसे रोक के किस तरीके से काम कर रहे हैं और इससे कितना बचत कर पा रहे हैं संसाधनों का, बाहर के पानी को ले आने से क्या हो सकता है आपके सिस्टम से? अभी आप देखें कि मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये क्लैरिटी पूरी आ जाएगी। सपोज कीजिए कि दिल्ली के अंदर 10,000 पार्क हैं। अब एक पार्क में एवरेज पकड़ लेता हूँ, वैसे तो पार्क जो होंगे आधे एकड़ से लेके और कोई सैकड़ों एकड़ के भी पार्क हैं दिल्ली के अंदर ही। जैसे बुद्ध जयंती पार्क कह लूँ वो सैकड़ों एकड़ में है, रोज गार्डन कह लूँ वो 400 एकड़ में है, तो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। हर पार्क में किसी भी अगर आप जो फील्ड के जानकारों से पूछेंगे तो एक पार्क में 1 एकड़ जमीन को रोज करीब 20,000 लीटर पानी चाहिए। पानी चाहिए होगा, मतलब फेंकते हैं जमुना में ले आके, और जमुना बाहर ले जाती है दिल्ली के बाहर। आप उसे रोक के किस तरीके से काम कर रहे हैं और इससे कितना बचत कर पा रहे हैं संसाधनों का, बाहर के पानी को ले आने से क्या हो सकता है आपके सिस्टम से? अभी आप देखें कि मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये क्लैरिटी पूरी आ जाएगी। सपोज कीजिए कि दिल्ली के अंदर 10,000 पार्क हैं। अब एक पार्क में एवरेज पकड़ लेता हूँ, वैसे तो पार्क जो होंगे आधे एकड़ से लेके और कोई सैकड़ों एकड़ के भी पार्क हैं दिल्ली के अंदर ही। जैसे बुद्ध जयंती पार्क कह लूँ वो सैकड़ों एकड़ में है, रोज गार्डन कह लूँ वो 400 एकड़ में है, तो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। हर पार्क में किसी भी अगर आप जो फील्ड के जानकारों से पूछेंगे तो एक पार्क में 1 एकड़ जमीन को रोज करीब 20,000 लीटर पानी चाहिए। पानी चाहिए होगा, मतलब 3 दिन की साइकिल को मैं पकड़ रहा हूँ। 20,000 लीटर मतलब 20,000 लीटर रोज में लगाऊंगा तो 1/3 पार्क को इरिगेट करूंगा, दूसरे दिन इरिगेशन की जरूरत नहीं है तो दूसरे और तीसरे दिन दूसरे पार्ट में करूंगा, तब भी 20,000 लीटर पानी चाहिए। अब 100 एकड़ पार्क हो गया तो 20,000 × 100 कर दिया आपने, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। 2 करोड़ लीटर रोज पानी चाहिए। अब 2 करोड़ लीटर पानी आप क्या कर रहे हैं, अभी भूजल से निकाल रहे हैं और डाल किस में रहे, मोस्टली घास में डाल रहे हैं। तो भूजल जैसा जो अमृत तुल्य और इतना अमूल्य संसाधन है उसको सिर्फ घास में डालना बहुत उचित नहीं माना जाएगा। वही तो है जिसने इसको ग्राउंड वाटर टेबल को इतना नीचे पहुंचाया है। बिल्कुल। तो उसके बजाय अगर हम मैला पानी जो जाके यमुना जी को मैला कर रहे हैं उसको अगर हम ट्रीट करके और इन पार्कों में इस्तेमाल करते हैं तो भूजल भी बच गया और यमुना जी में वो एक्स्ट्रा पानी जो जाता था उसको भी हमने बचा लिया। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट है जो डायरेक्टली हम पे तो नहीं आता, सरकार पे भी सीधा कॉस्ट नहीं आता, लेकिन हमारे भविष्य को हम टैक्स करते हैं। हम अपने
बच्चों का रिसोर्स आज एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो उसको बचाने में भी तो कुछ खर्चे आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बचाने में खर्चा आएगा वर्सेज जो हम अगर फेंकें तो उसका कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट पे फिर से मैं जाता हूँ, अगर सपोज कीजिए कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करें, जैसे आपने कहा कि यमुना जी में बहा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, महामारी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। रोज 300 करोड़ लीटर मैला पानी अगर नदी में बहेगा तो वो सारे रोगों का घर बन जाएगा। हाँ, गंदा पानी तो दिल्ली की पहचान है। हाँ। ऐसे ही जाहिर सी बात है, यमुना गंदी है, लोग कह देते हैं यमुना जी को सम्मान की जगह पे कहते हैं यमुना नाला। यमुना नाला, तो वो देखिए ये तो शुरुआत मन से ही होता है, सम्मान सबसे पहले आता है, बाद में उसकी सेवा आती है। और मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे पानी के गुरुओं में से एक गुरु थे अनुपम मिश्र जी, जो मैं उनको उत्तम ब्राह्मणों में गिनता हूँ अक्सर। तो उनकी हमेशा सीख थी, और उनसे कोई पूछता था कि अनुपम भैया यमुना सफाई करनी है मुझे, तो कहते तू क्या साफ करेगा यमुना को, यमुना की उम्र क्या है, तेरी उम्र क्या है, थोड़ा जोड़ ले। यमुना की उम्र शायद कुछ करोड़ों साल में होगी, और तुम तो 100 साल के लिए आए हो, है ना, और उसमें 20 साल तो बचपन में गुजार दोगे, और 20 साल बुढ़ापा में गुजर जाएगा, तो करने लायक कुछ नहीं रहोगे। तो कुल मिला के 30 साल तुम्हें मिले हैं, उसमें तुम कहते हो यमुना के लिए करोगे जो 400 करोड़ साल पुरानी है, या मतलब जो जियोलॉजिकल एज अलग अलग डिफाइंड है। तो कहते हैं भाई उसके लिए तुम कुछ मत करो, तुम अपने लिए करो। वो क्यों कहते थे, ये मैला पानी जो होगा ये आपको बीमार बनाएगा। तो कहते थे भाई मैले पानी से दूरी बनाइए, आप साफ करिए। यमुना जी का जिस दिन मन करेगा बाढ़ आएगी, और उसने तो कई सभ्यताओं को बहा दिया है। सारी मैली बाहर चली जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा, और जाहिर सी बात है बाढ़ ने तो पता नहीं क्या क्या। प्रकृति का ब्रिलियंस तो हमसे कई गुना ज्यादा है। अभी तो हम मतलब प्रकृति के ब्रिलियंस को शायद 1% में नहीं मानता कि समझ पाया हूँ, तो उसकी चिंता हमको नहीं करनी, चिंता हमको अपनी ह्यूमन रेस की करनी है। चलिए अब हम आते हैं आपके इस अर्बन प्योर के तरफ। इसके माध्यम से पानी कितना साफ करते हैं आप, कैसे करते हैं, और उसको करने से कहाँ पानी पहुँचाते हैं? अभी जैसे हम लोग यहाँ बात करें, हम लोग अभी खड़े हैं जो नंदी पार्क है जी, यमुना वाटिका इसका नाम रखा गया है। एलजी साहब का वन ऑफ द बहुत ही पसंदीदा प्रोजेक्ट है, उस पर ध्यान वो देते हैं। तो यहाँ जो मुख्य समस्या थी, जैसे दिल्ली में एनजीटी ने भी हाईलाइट किया है कि करीब 17 बड़े नाले हैं जो यमुना जी में जाके गिरते हैं, इनको जल्दी साफ किया जाए। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर एक मेजर चैलेंज क्या होता है कि जल्दी साफ करना मतलब इस संयंत्र को लगाने में आमतौर पर 6 महीना से लेकर 2-3 साल का समय लग सकता है। स्पेस भी खूब खाता था, कैपिटल भी बहुत लगता था। तो पीछे एलजी साहब ने पूरे इंडिया से कंपनियों को खंगाला, सबको बुलाया और खुद से बैठ के प्रेजेंटेशन लिया कि कौन क्या कर सकता है, कितना क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है। हम लोग चूंकि 20-25 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे थे, तो बहुत करीब से सिस्टम्स को देखा है कि कहाँ हम फालतू खर्चा कर रहे हैं, कहाँ समाज का पैसा हम ज्यादा कहाँ बचाया जा सकता है, उस पर बहुत काम किया हमने। और वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि मोदी साहब के भी जब से अपना कार्यभार संभाला, तो उन्हें देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी का समावेश नए तरह के उद्यमों से जरूर हो पाए, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। तो आज के डेट में सारे दरवाजे जो हैं आईटीज के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, सीएसआईआर के हमारे लिए खुले हैं। तो उसका हमने लाभ उठाया। हम उन साइंटिस्ट के पास जाते हैं, हम कहते हैं हमारी ये समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो उनके तरफ से भी बहुत अच्छा समर्थन मिला, और उसको लेके आज के डेट में हमने इस सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि जो सिस्टम लगाने में, एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर ये जो सिस्टम अगर 100 किलोलीटर पर डे का ट्रीटमेंट का सिस्टम होता था, तो पहले उसको लगाने में 500 स्क्वायर मीटर की जरूरत पड़ती थी। आज के डेट में हम सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर जगह में उसको अचीव कर लेते हैं। हाँ, ये किया ही है पीछे आपने। तो अभी क्या होगा, 1/10 ऑफ द जमीन में हमने काम चला लिया। तो ये दिल्ली के हिसाब से देखा है तो बड़ी सेविंग है। जमीन की कीमत यहाँ लाखों में है, स्क्वायर मीटर में बात करें, अब जहाँ खड़े हैं यहाँ पे तो कई लाखों की होगी। अच्छा, इसको तो आप फ्लोर वाइज भी रख सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं, जगह नहीं है तो। बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इसको सोलर से आप चला रहे हैं। तो ये सोलर से चलना है, तो उसका क्या होगा कि 1/10 में हमने उसको अचीव किया। दूसरा, आप देख रहे होंगे आमतौर पे जो मैले पानी का सिस्टम होता है उससे सब लोग दूरी बना के रखते हैं। उसके पीछे एक कारण क्या है कि अगली सिस्टम होते थे, देखने में मैले पानी के सिस्टम मैला ही होता था। हमने उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की। आप देखेंगे कि यहाँ देख के आप आज के डेट में जो पार्क घूमने आते हैं उनका सेल्फी पॉइंट बन गया है। वो आगे खुद से सेल्फी खींचते हैं। हमने ही शूट करने के लिए यही जगह चुनी, इसलिए कि शायद तो उससे पहला हमने दूसरा उसको खूबसूरत बनाया, स्पेस कम लिया, खूबसूरत बनाया। तीसरा में मुख्य चिंता थी बिजली खाना। ये जो संयंत्र बनते हैं पानी के ट्रीटमेंट को, पंपिंग स्टेशन, लिफ्ट स्टेशन या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये बहुत बिजली खाते हैं। आप देखेंगे तो दिल्ली शहर का जो खर्चा होगा सिर्फ बिजली के अंदर सैकड़ों करोड़ का होगा इन्हीं चीजों में। तो हमने सोचा कि हम उस सिस्टम का बोझ न बने। जैसे आज गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आज देखेंगे बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। क्यों? बिजली की उपलब्धता कम है। तो उसी उपलब्धता कम में मैं अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी करूँ तो उसी में से मैं भी सेंध लगा रहा हूँ। मैंने कहा ना जी, वी विल बी इंडिपेंडेंट।
और सोलर से कैसे हम इसको चला सकते हैं, कम ऊर्जा में कैसे चला सकते हैं, उसके लिए IIT धनबाद के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुकुमार मिश्रा साहब, वन ऑफ द रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पर बहुत मेहनत करी हमारे साथ मिलकर, और हमने एनर्जी का जो कंजम्पशन है ऑलमोस्ट 1/3 या 1/4 ले आए। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी, तो ये जब 3 चीज़ें कम होती तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाता है। कई बार संस्थाओं के सामने हम जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका कितने में बनाओगे, हम कहते हैं X कॉस्ट में बनाएंगे, तो कहते हैं महंगा है। तो हम लोग आमतौर पर हंसी मजाक में ये भी कहते हैं कि आपने इसके पहले इस साइज का जो भी ऑर्डर दिया होगा उस रेट में मुझे मंजूर है, क्योंकि उन सब ने इससे ज़्यादा ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है। जाहिर सी बात है। तो हमारा एक तो हो गया कॉस्ट, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट, स्पेस और एनर्जी, ये तीनों पे हम अच्छी सेविंग अचीव कर पाए हैं, इसीलिए अभी हमको बहुत सारा सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो ये सारा कुछ हो कैसे पाया? वो लगभग 2.5 दशक का एक्सपीरियंस, इसको आपने बनाया, उसकी जर्नी पे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि एक आइडिया एक ऐसी आपकी है, सारी चीज़ें बचत वाले मामले पे ही फिट बैठती हैं। पंकज जी, सर्टेनली देखिए एक्सपीरियंस काउंट करता है, फोकस काउंट करता है कि भाई हमारा उद्देश्य क्या था, और दूसरा एक्सपोजर। मैंने मतलब ये काम करते अब तो मैं पानी के फील्ड में भी काम करता हूँ, एयर पोल्यूशन के फील्ड में भी काम करता हूँ, सेंसर्स हम अपने कंपनी में खुद से बनाते हैं, उसका भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमने लिया सरकार से। तो इन सब में एक्सपोजर का बड़ा महत्व था कि भाई हम तो इंडिया में ये कर रहे हैं, हमने आसपास की कंपनियों में देखा ये कर रहे हैं, फिर हम गए कि जापान में कैसे करते हैं, जर्मनी में कैसे करते हैं, अमेरिका में कैसे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे करते हैं। कई देशों के जब सिस्टम्स को आप देखते हैं तो उसमें अपनी कमियां भी पता चलती हैं, अपना वीकनेस भी पता चलता है, अपना स्ट्रेंथ भी पता चलता है। तो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, वीकनेस को दूर करना है, इस फिलॉसफी पर लग के, और सतत प्रयास है। देखिए खोज तो एक सतत प्रयास है। आप 100 बार काम करते हैं एक ही चीज़ को, 80 बार गलत होगा, 20 बार सही होगा, उस 20 को लेके आगे बढ़ जाना। तो वो प्रयास, जैसे इस सिस्टम को आप अभी देख रहे हैं, हम 2 साल से इसको हम लगा रहे, पूरे भारत में करीब हम लोग 30 से 40 इंस्टॉलेशन अभी तक कर चुके हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए 3 साल पहले हमने सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाया, IIT के प्रोफेसर्स के साथ, अपने इन हाउस हमने कुछ प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया, टेक्नीशियंस को अपॉइंट किया, और उसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दिया। तो वो उसका नतीजा रहा कि हम लोग इसको बनाने में सफल रहे। दिल्ली में कितने प्लांट्स लगे हैं? दिल्ली में आज के डेट में पंकज जी करीब हमारे 10 प्लांट लग चुके हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के जो हैं करीब 4 प्लांट लगे हुए हैं। उसी तरह से जैसे यमुना जो वाटिका पे लग गया प्लांट, कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने भी लगाया है, जैसे JK सीमेंट ने प्लांट लगाया है हमसे। तो उस तरह से करीब 10 प्लांट दिल्ली में लगे हैं, करीब 6-7 प्लांट वेस्ट बंगाल में लगे हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर 5-7 प्लांट लगे हैं। तो अक्रॉस इंडिया धीरे करके हम लोग पेनिट्रेशन से कर रहे हैं। अपनी कंपनी की जो जर्नी थी वो करीब मैंने मतलब एक तरह से कहें कि 2000 से लेके 2010-12 तक मैं दूसरों के लिए काम करता रहा, दूसरों के साथ मिलकर काम करता रहा, उस पूरी प्रक्रिया को सीखा कि कंपनियां बनती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, मुनाफा कैसे बढ़ता है उनका जी। और फिर लगा कहीं, तो फिर अपनी कंपनी की शुरुआत करी 2013 में जी। 2013 से लेकर 23 तक एक जर्नी रही, जहाँ हम 5-7 कंपनियों में अलग अलग डायरेक्टर रहे, कुछ पार्टनर्स भी थे, उन कंपनियों को चलाया, अच्छा चलाया, और सालाना हम लोग करीब 150-200 करोड़ का काम कर लिया करते थे उसमें। फिर कोरोना के बाद कुछ उसमें हिटबैक भी लगा, फिर उस कुछ कंपनियों को हमने अपने उन मित्रों के पास छोड़ा, और फिर इस कंपनी को लेके हम अलग हो गए, और ये अब मैं 100% इसको ओन करता हूँ और उसको फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये एक दिन का नतीजा तो जाहिर सी बात नहीं रही है। अब ऐसा करते हुए इसमें आपको, हालांकि दुनियादारी के चैलेंज को तो कम करते ही हैं, आपको कितना चैलेंज फेस करना होता है, किन किन चीज़ों का? चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जैसे जो किसी अच्छे मैनेजमेंट गुरु को सीखेंगे तो समस्या तो है, तभी आप बिजनेस उस पर क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग चूँकि इसी फील्ड में काम करते करते 20-25 साल हो गए हैं, तो हमको समस्या का भी पता है, उसके समाधान भी दूसरी जगह कहाँ किया जा रहा है उसका पता है। तो इसलिए समस्या तो नहीं कहूँगा, चैलेंजेस कहूँगा। चैलेंजेस आते रहते हैं और उसको हम लोग टेकअप, जैसे अब इसी का चैलेंज क्या है, हमने शुरुआत करी थी छोटे सिस्टम से, अब उसको हम बढ़ाते जा रहे। तो अब जैसे खाली 20 KLD का सिस्टम बनाते हैं, हम 250 KLD का सिस्टम भी बनाने लग गए हैं। तो एक स्केल देना, जब आप स्केल बदलते हैं तो कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, उसको सॉल्व करते हैं आप, और बिजनेस बढ़ता है उससे। वाटर ट्रीटमेंट के अलावा और कई काम आप करते हैं अपनी कंपनी के थ्रू, कौन से दिल्ली के लिए कौन से इफेक्टिव? अभी इसमें एक बहुत मज़ेदार हम लोगों ने, क्योंकि मैं भी दिल्ली का ही निवासी हूँ, 25 साल से यहीं रहता हूँ, तो दिल्ली का निवासी मानता हूँ। वैसे तो मेरा जन्म बलिया हुआ है, मैं कुछ दिन बंगाल भी रहा हूँ, लेकिन जब दिल्ली आ गया तो 25 साल से दिल्ली हो, तो मैं अब दिल्लीवासी कह रहा हूँ अपने आप को। और दिल्ली में कि जिस समस्याएं, जो हमारे सामने समस्याएं, जैसे मैंने कहा मुझे बिजनेस समस्याओं में दिखता है, समस्याएं है तो वही बिजनेस है। तो हमने देखा पानी पहले एक समस्या थी, उस पर हमने काम किया। फिर हमने देखा कि एयर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये खाली पैसा नहीं है, बिग प्रॉब्लम मतलब हमारे लिए भी, मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी है, मेरे समाज के लिए भी, सबके लिए समस्या है। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो उसमें हमने एक चीज़ रियलाइज करी, स्टडीज़ के जरिए रियलाइज ये किया
कि जो व्हीकलर पोल्यूशन है, हमारी गाड़ियां पोल्यूट करती हैं। हम सब दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन हर गाड़ी पोल्यूट करती है। और पोल्यूट करने में भी क्या होता है, एक मानक तय किया गया। मानक इसलिए तय किया गया, एक बेसिक पोल्यूशन तो करेगी, लेकिन ऑलमोस्ट 30 से 40% गाड़ियां ऐसी होती है जो मानक को पार करके पोल्यूशन करती हैं, और हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं सरकार के पास। सरकार के पास तरीका क्या है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट होता है, वो 6 महीने में जाते हैं, आप एक मशीन वाला मशीन लगाता है, टेस्ट करता है, अगर ठीक भी नहीं आता कहता है भैया आपका पोल्यूशन ज्यादा आ रहा, तो आप यही कहते हो भैया 20 रुपए फालतू ले लो और मेरा पास कर दो। तो सर्टिफिकेट से मतलब गवर्नमेंट को होता है, वो दे देती है और कोई सर्टिफिकेट ही देखता है आपका। तो इसको रियलाइज किया कुछ अच्छे एनजीओज ने, डाउन टू अर्थ ने इसको रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम है इसमें। कुछ जो समाज सेवियों ने रियलाइज किया और फिर एनजीटी में केस डाला गया कि भाई ये तो गलत चल रहा है। अगर ऐसे करके हमारा पोल्यूशन जो एक्यूआई का लेवल पिछले साल का रहा है, जो भयावह कहा जा सकता है, पूरी दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी में हम लोग आ गए। बिल्कुल। तो ये शर्म तो मेरे लिए भी है कि हम उसी शहर में रहते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो देन वी रियलाइज कि इसको जानने का एक खास मशीन हो सकती है, जिसको रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस कहा जाता है, जो रोड के किनारे खड़ी होकर किसी भी चलती हुई व्हीकल का पोल्यूशन का मानक माप सकती है कि क्या पोल्यूशन है इसका, और उस आदमी को सीधा चलाने भेज सकती है। तो ये पहले अमेरिका से आके 1-2 मशीनें भारत में लगी थी, जो कि 5-5 करोड़ रुपए में बनती थी। फिर हमने उसको रियलाइज़ किया, कुछ अच्छे लैब्स के साथ, CSIR के साथ मिलकर उसको डेवलप किया, और आज के डेट में हमारा जो अकेली कंपनी जिसके पास ये सोल्यूशन है, और जो 9 महीने तक CSIR लैब ने टेस्ट करके पाया है कि इसका जो स्टैंडर्ड है 95% एक्यूरेसी के साथ आता है, तो वो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, उस पे काम हमारा चल रहा है। उसका भी क्लाइंट सिर्फ गवर्नमेंट है, मोस्टली गवर्नमेंट होता है। हाँ, लेकिन जैसे सपोज कीजिए जितनी व्हीकल बनाने वाली कंपनियां तो भी क्लाइंट होते हैं, क्योंकि अपनी जब नई गाड़ी बनाते हैं तो उनको टेस्ट करना है कि मेरी गाड़ी ज्यादा पोल्यूट तो नहीं कर रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत बार नई गाड़ियां पोल्यूट करते हैं, हाँ, पता नहीं होता आदमी। बिल्कुल। तो उसी तरह से हमने एक चीज रियलाइज किया कि जो वाटर क्वालिटी में हो या एयर क्वालिटी में, मानक जानने के लिए कि पानी में कितना मैल है, उसके लिए सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एयर में भी सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले हम लोग इम्पोर्ट करते थे अमेरिका से, जर्मनी से, या चाइना से भी बहुत बार होता था कि इम्पोर्ट करते थे, तो मन में कोफ्त होती थी कि भाई हम क्यों नहीं बना सकते इसको। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत में नहीं बनते अभी तक। सब ताइवान से इंपोर्ट हो रहा है, चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, यूरोप से इंपोर्ट हो रहा है। तो उसके लिए अगेन हमने भारत सरकार के ही संस्थाओं का दरवाजा खटखटाया। साइंटिस्ट ज्ञानी हैं, उनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम दी तो सोल्यूशन भी ढूंढ के देते हैं। तो अभी रिसेंट पास्ट में हमने 5 लैब CSR ने मिलकर एक टेक्नोलॉजी ढूंढी, इसमें सारे सेंसर बनाने की तकनीकें हैं, और अभी रिसेंट पास्ट में हमने उनसे लिया है। तो हम लोग अब सेंसर बनाएंगे, इन हाउस सेंसर अपना खुद से बनाएंगे पूरे भारत में, और मे बी आउटसाइड इंडिया भी बेचेंगे। तो ये तीसरा सोल्यूशन है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और ये बड़ा है, फायदेमंद भी है लोगों के लिए, लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। जाहिर सी बात है, इसी पे भविष्य टिका भी है। और क्या चैलेंज है एक सोसाइटी को, समाज को, पूरे देश को पॉल्यूशन के अलावा? मुझे लगता है कि एज ए कंट्री अगर ओवरऑल होलिस्टिक एनालिसिस करें ना, तो ज्ञान, जो मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को ब्राह्मण मानता हूँ, बिल्कुल जन्म से ब्राह्मण मानता हूँ, और विद्या अध्ययन करता रहता हूँ, तो उस परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ कि चलो 100% ना मानो तो 20-25% ब्राह्मण अपने आप को मानता हूँ। बिल्कुल। तो ब्राह्मणों का फोकस क्या होता था? ज्ञान, नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बार क्या होता है कि सिस्टम के अंदर लोगों को पता ही नहीं समस्या है क्या, एक्चुअली वो भी नहीं जानते। जैसे कोई किसी के पास मैं जाता हूँ, किसी कंपनी में बैठता हूँ, या कितनी बार सरकारी अधिकारी के पास भी बैठते हैं, तो कहते हैं कि भाई मैला पानी ट्रीट करने का सिस्टम आपका, हाँ जी बहुत, हाँ जी ये हमारा मैला पानी ट्रीट करना, तो इसको पी सकते हैं। अब देखिए कितना कॉमन सी बात है कि आप दिन भर में 140 लीटर पानी इस्तेमाल करें, उसमें 4 लीटर ही पीना है, तो मैले पानी को उस लेवल पर ट्रीट क्यों करना है? ट्रीट किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है, लेकिन उस लेवल पर क्यों ट्रीट? हाँ, जब है भी अवेलेबल भी है तो उसको उस लेवल पर ट्रीट ही क्यों करना है? तो कम ट्रीट कर काम। तो यहाँ क्या हुआ, ज्ञान का अंतर हो गया। बहुत बार होगा पार्कों के अंदर पानी भूजल का निकाल के डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? तो ये भी समझ अभी बहुत तक नहीं बन पाई है, जबकि एनजीटी जैसे संस्थान है जहाँ के सर्टेनली एक बहुत डिबेट एंड डिस्कशन, कई दिन केस चला होगा, कई पार्टियों ने डिबेट डिस्कशन किया होगा, तब जजमेंट आया होगा कि किसी पार्क के अंदर भूजल का इस्तेमाल ना हो। लेकिन आज भी भारत में 90% भूजल का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ में गैप है। तो मतलब मुझे लगता है कि अपने इकोनॉमी को और अपने देश को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, वो सबसे एक मेजर चैलेंज है, भी करने की जरूरत है। अच्छा, एक बड़ा सवाल मुझे लगता है छूट रहा था, ये आपने तो एक कमर्शियल यूज या बड़े लेवल पे पानी का किया है, क्या सामान्य आदमी के लिए घरों के बाहर जो पानी का की पाइप को निकाल के वो गंदे पानी को भेज रहे हैं नाले में, वही रोक के करने की भी योजना है आप लोग, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को बना के? बनता है पंकज जी, वैसे भी सिस्टम्स हैं हमारे पास, लेकिन अगेन वही मैंने कहा, ज्ञान की कमी है। दोनों चीज़ें हैं। देखिए बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ें समाज पे हमने छोड़ी हैं, कुछ चीज़ें हमने अपने पे रखी हैं। जैसे बेसिक बात कर लीजिए, कितना ही अमीर आदमी होगा तो अपनी सड़क थोड़ी बनाएगा, वो चाहेगा सरकार बना दे। वैसे ही एक्सपेक्टेशन होती है कि पीने का पानी सरकार सप्लाई कर दे, वेस्ट वाटर सरकार ट्रीट करके दे दे, ये है। लेकिन हाँ, जब ऑफ ग्रिड सिस्टम है, सपोज कि किसी ने एक बंगला बनाया और वहाँ पे सीवेज लाइन में पहुँचा ही नहीं है, बहुत बार लोग
होता है जंगलों में जाके बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, तो वहाँ नहीं पहुँचा होता। तो वहाँ के लिए इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं कि आप अपने घरों में ही लगा सकते हैं उस पूरे सिस्टम को। लेकिन दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट, निश मार्केट, उसमें लोग काम करते हैं। अभी क्या है ना, लो हैंगिंग की बात करी जाती है व्यवसाय में कि भाई जो सबसे पहले हो सके। अब अपने म्यूनिसिपल बिजनेस इतना बड़ा है तो उस बिजनेस पर क्यों फोकस करें, क्योंकि अपने पास टीम भी छोटी होती है। तो वापस फिर लौटते हैं इसी अपने सिस्टम को लेके। अब दिल्ली के एलजी ने अप्रूवल दिया है, इसे संतुष्ट हैं आपकी बातों से, आपके पानी के ट्रीट करने से? हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि पहले तो एलजी साहब ने ऑर्डर दिया कि फास्ट लगाइए आप, और हमने इसको सिस्टम को उनके कहने पर 3 दिन में हमने लगा दिया था। तो उनको भी खुशी हुई और खुद से इनोग्रेशन करने आ गए। इनोग्रेशन किया और देखते रहे और तारीफ भी करी, सबके सामने तारीफ करी, एक्सेप्ट किया कि भाई ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। एक तरफ पानी पकड़ो, मैला पानी पकड़ो, ट्रीट करो, तुरंत डाल दो, इतनी जल्दी लग भी गया। तो बहुत संतुष्ट दिखे। लेकिन उसके बाद भी कई तरह के चैलेंज रहते हैं सिस्टम में। वो कई पुराने सिस्टम चल रहे हैं, क्या उसको तुरंत डिसमेंटल किया जा सकता है, क्या हमको ऐसे ही काम दिया जा सकता है, हमको भी तो कम्पीट करके आना पड़ेगा। तो प्रक्रिया चलती रहती है एंड वी एक्सेप्ट दैट। वो समाज का हिस्सा है कि मुझे ही क्यों सारा काम दे दे, हो सकता है मेरे ऐसा कोई और भाई हो जो काम कर रहा हो, तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद पंकज जी। ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण योगी से मिलवाएंगे, उन्होंने बड़ी मेहनत किया होगा, उसके लिए उनसे आपकी बात कराएंगे, वो जानेंगे, उनसे जानेंगे आपके लिए वो कितने फ्रूटफुल हैं। तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।